नमस्कार मित्रों। आज का विचार है तमिलनाडु में बदलते हुए राजनीतिक हालात। तमिलनाडु विधानसभा में जो वहाँ नई पार्टी है टीवी के नाम से, उनको अपना बहुमत साबित करना था और कुछ आशंकाएं थी, लेकिन कुछ आशाएं भी थी। कुछ समर्थन जो उनको मिला था वो 118 का जो जादुई नंबर है वहाँ 234 की विधानसभा में, उसको पुणे में थोड़ा कष्ट हो रहा था, थोड़ा परेशानी हो रही थी। लेकिन साथ साथ ये भी चर्चाएं चल रही थी कि अन्ना प्रमुख के जो कुछ एमएलएज हैं वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर वो टीवीके का समर्थन कर सकते हैं। तो उस समय ये सच साबित हुआ कि अन्ना द्रमुक के बहुत सारे एमएलएज ने अपना फैक्शन चेंज करते हुए, अपना पाला बदलते हुए टीवीके को समर्थन दे दिया। अब टीवीके जो है लगभग 134 एमएलएज का समर्थन पाने में सफल रही। तो जो पहला परीक्षा थी उनकी, उसको टीवीके ने और उनके नेता जो थलापति कहे जाते हैं, थलापति जोसेफ विजय, उन्होंने सहज रूप से जो है वहां पर अपना बहुमत साबित कर दिया। अब उनके सामने सरकार चलाने की चुनौतियां होंगी, वो अलग बात, वो तो है ही। जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूर्ण करना है और उसमें उनको किसका सहयोग लेना है। अब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है जिसमें डीएमके है, जो अभी सत्ता में थी, उसके लगभग 60 सदस्य हैं। उनके एलाइज को मिलाकर उनके अपने 59 हैं, 59 हैं और एक उनका साथी है। तो कुल मिला के उनके 60 सदस्य हैं जो विरोध कर रहे थे। मैंने जैसे बताया आपको, एडीएमके के कुछ सदस्य लगभग 25 के आसपास बताए जाते हैं कि वो टूट कर जो है वो टीवीके के साथ चले गए और उन्होंने अपना समर्थन टीवीके को दे दिया। चुनौतियों के अलावा जो सरकार चलाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अब जो पहली चुनौती सामने आ गई है वो ये है कि जिन्होंने ये फैक्शन बदला उनका क्या होगा। क्या जो वहाँ विधानसभा के स्पीकर जो चुने जाएंगे, क्या उनको एक अलग दल के रूप में मान्यता मिलेगी? क्या ये सदस्य जो है सारे जो है टीवीके में शामिल हो जाएंगे? और इस बारे में संविधान क्या कहता है? अभी तक जो प्रचलन में है या जो सुनने में आ रहा है, देखिए वहाँ जो स्पीकर चुने जाएंगे वो किस तरह से निर्णय लेंगे, उसका किस तरह से विरोध होगा और वो किस तरह से प्रमाणित होंगे, ये बाद का विषय है। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये है कि जो बताई जा रही हैं वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसको कानूनी रूप से जो है वो अलग फैक्शन के रूप में मान्यता मिल जाए। तो फिर इन सदस्यों का, जिन्होंने टीवीके को समर्थन दिया है, उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि अभी नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो, तो क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? दोबारा से चुनाव होंगे और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक फिर बहुमत का निर्धारण किस तरह से होगा? यानी कि जो कम संख्या है उसको घटाकर 234 की जो संख्या है उसमें से अगर हम लगभग 24 घटा दें तो 110 की जो संख्या है, तो उसके हिसाब से तो फिर टीवीके के पास जो है वो अपने ही 108 लगभग सदस्य हैं और कांग्रेस के 5 हैं, तो उनको बड़े आराम से जो है वो बहुमत रहेगा, सरकार को कोई दूसरा जो चुनौती उनके सामने आएगी वो ये आएगी कि अब भविष्य की जो राजनीति है उसके जो पक्ष या विपक्ष हैं वो क्या होने जा रहे हैं, उसमें दूसरे और दलों के लिए क्या संभावनाएं बची हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएमके के बारे में। डीएमके के जो नेता हैं स्टालिन, वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और संभावना ये है कि वो सारा जो राजनीतिक दारोमदार है, जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, वो अपने बेटे और उनके जो पुत्र हैं वो ही मुख्य रूप से आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। क्या उनमें वो टैलेंट है और क्या जनता उनके साथ रहेगी? इस तरह की वो भाषा बोलते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं, बड़े जो दूसरे जानकार लोग हैं उनको भी नहीं लग रहा है कि इस नौजवान का भविष्य ज़्यादा उज्जवल है। क्योंकि ये एक खास किस्म की जो है वो घुटी जो उसने पी है, उसमें इतना ज़्यादा वो समा गई है कि उसको कुछ बातों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। विधानसभा के मंच तक पर वो व्यक्ति खुलेआम हिंदुस्तान में जिसमें लगभग 80 करोड़ लोग सनातन को मानते हों, उनको वो समाप्त करने की बात, यानी कि अकेला व्यक्ति 80 करोड़ लोगों के धार्मिक विचारों को, उनकी मान्यताओं को
गलत मानते हुए उनको समाप्त करने की बात अगर करता हो, तो उसका भविष्य तो ज़्यादा उज्ज्वल होना भी नहीं चाहिए। उनके अपने विचार हो सकते हैं, अपने राज्यों तक सीमित हो सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ तक भी चलो बात समझ में आती है। उनके अपने राज्य में 70 से 75% यहाँ तक कि 80% भी लोग कहते हैं कि वो लोग सनातन धर्म को अपनाते हैं। उन्होंने विजय जोसेफ को अपना नेता मान लिया, जो कि एक क्रिश्चियन है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक क्रिश्चियन हमारा नेता होगा तो हमारा क्या होगा। डीएमके से वो थक चुके थे, ऊब चुके थे। उन्होंने विजय को अपना नेता मान लिया, लेकिन विजय ने भी कोई ऐसा विरोध नहीं किया है। और उसके साथ-साथ वो जो उनके ज्योतिषी थे, वो एक पंडित जी थे। अब उनको उन्होंने नियुक्त किया था अपना सलाहकार, उनको हटाना पड़ा। अगर ये स्थितियाँ हैं वहाँ पर, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए, आप चुने जाने के बाद क्योंकि आपके हाथ में बागडोर आ गई है, आप कोई निर्णय ले सकते, लेकिन जनता में जो मैसेजिंग होती है, उसका तात्कालिक नहीं होता है, तो दूरगामी बड़े असर होते हैं, लोग याद रखते हैं। आप ये नहीं सोचो कि आप किसी के दबाव में आके, एक वर्ग के दबाव में आके, उस पूरे बड़े वर्ग को आप नाराज़ कर देंगे या उसका अपमान करेंगे और आप फिर ये सोचेंगे कि ये लोग आपका समर्थन करते रहें। जो गलतियाँ पूरे देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनके साथी दल कर रहे हैं, वही गलती जो है वो नई नवेली पार्टी भी करने जा रही है, ऐसा लगता है। या फिर जानबूझकर डीएमके के नेता ने विजय के सामने ये चुनौती रख दी है कि वो उसका विरोध करेंगे उनकी बात का या नहीं करेंगे, क्योंकि तात्कालिक तो उन्होंने विरोध नहीं किया। अगर वो विरोध करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपने नाम को प्रोजेक्ट किया है और अभी उन्होंने एक अपनी बात रखते हुए कहा है कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। अगर अल्पसंख्यकों की सरकार है तो बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? आपने जब वोट मांगा तो उस समय तो नहीं कहा कि प्रिय अल्पसंख्यकों मुझे वोट दो, मुझे बहुसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। तो आप सबके कल्याण की बात कर रहे थे और जो आपने स्कीम चलाई, जब ये सरकार अल्पसंख्यकों की है, तो क्या वो स्कीम्स केवल उन अल्पसंख्यकों में अब आप किनको गिनेंगे? या जिस वर्ग का आप बात कर रहे हो उसी को गिनेंगे या और दूसरे अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी गिनेंगे? आप जातीय अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? ये अभी स्पष्ट नहीं है। आपका व्यवहार अभी दिखाई देगा। लेकिन जो आपने बड़े-बड़े वादे किए हैं, इनइक्वालिटी है अभी तमिलनाडु में, उस गैप को भरने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि लोगों ने बाकी दोनों उन पार्टियों को जिनको वो इतने दिनों से आज़मा चुके थे, आपको मौका दिया। या आप तमिलनाडु के कुछ और क्रांतिकारी नेता साबित होने जा रहे हो। जो हाल उन क्रांतिकारियों का हुआ, क्या आप भी उसी मार्ग पर चलेंगे? तो ये तो भविष्य के गर्त में होगा। अब बात हम करते हैं एआईडीएमके का भविष्य क्या नज़र आ रहा है। अगर उसके एक बड़े वर्ग का टूट जाना इतनी जल्दी, अभी चुनाव हुए संपन्न ही हुए हैं, अगर वो इस तरह से वो साथ छोड़कर उस नई पार्टी के साथ चले गए हैं जिसके अभी भविष्य की कोई संभावना है या नहीं है, आगे चलकर उसका क्या रंग रूप होगा इसका पता नहीं है। अगर वो इतना बड़ा जोखिम तो इसका तात्पर्य ये है कि बाकी बचे हुए जो सदस्य हैं ईपीएस के साथ, वो कितने दिन तक उनका साथ निभाएंगे और उस लड़ाई को जो वो अब तक नहीं लड़ पाए पिछले 10 साल में, आगे वो कितने हिम्मत के साथ और कितनी मेहनत के साथ उसको लड़ पाएंगे, में अब आशंका हो गई। अब बात है बीजेपी, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और वहाँ उन्होंने बड़ा प्रयास किया है पिछले कुछ दिनों में। उनके जो नेता थे अन्नामलाई, उनको अंतिम क्षणों में चुनाव से कुछ वर्ष पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया उन्होंने और इस संभावना को, क्योंकि उनको एक अलायंस बनाना था एआईडीएमके के साथ और एआईडीएमके की शायद ये शर्त थी कि अन्नामलाई जो है वो, क्योंकि बड़े मुखर हैं और उनसे उन बातों का, उन विचारों का विरोध होता है जिसके ऊपर एआईडीएमके चलती है। एआईडीएमके ने इस बात की शर्त रखी शायद, अन्ना द्रमुक जो है उनका चेहरा नहीं होना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी ने एक लंबी स्ट्रेटेजी अपनाने के चक्कर में अन्नामलई को थोड़ा-सा पीछे रहने को कहा और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने ये सोचा कि शायद बीजेपी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहती और उसको एक सीट तक सीमित कर दी। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है अब कि अब अगर वो विपक्ष जो टीवीके का विपक्ष होगा, उसमें 2 प्रमुख दल होंगे या 2 प्रमुख पक्ष होंगे। एक जो डीएमके लेड होगा और एक दूसरा होगा जो बीजेपी लेड होगा। क्योंकि लगता नहीं कि ईपीएस अब उस
तरीके से अपनी बात मनवा पाएँगे, तो अगर फिर से बीजेपी प्रयास करे, तो तमिलनाडु में अगले 5 साल में वो अच्छी लड़ाई लड़ सकती है और एक मुख्य विपक्ष के रूप में वो सामने उभर कर आ सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।